हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज क्लास 10th सामाजिक विज्ञान जो कि पेपर 3 तारीख को होने वाला है, उसके लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र जो यूपी बोर्ड जारी किया है और ऐसे ही प्रश्न जो है आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो किस तरह से आप लिखेंगे और इसके पूरे आंसर्स आप यहाँ पर देखें। सत्र 2022-23 ये मॉडल पेपर हो गया। अब इसमें निर्देश होगा 3 घंटा 15 मिनट का, पूर्णांक 70। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए। प्रश्न पत्र 2 खंड में बटा हुआ है। अ में 20 अंक बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि OMR सीट पर आपको करने हैं, और खंड ब जो है 50 अंकों का होगा, जिसमें वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 और मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। मैप को आप जो है कॉपी के बीच में रख करके बांधेंगे। बहुत से बच्चे जो है किनारे लगा करके उसको धागे से बांधते हैं। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। खंड अ जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत है, 20 अंक का। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मैटरनिक या ज्यूसेपी मेत्सिनी? तो सही आंसर है नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 2, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है सभी जाति समूहों को उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। क्वेश्चन नंबर 3, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर है महामंदी के कारण। ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं? ये अमेरिका में स्थित था। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? इस बात को ध्यान रखिए, ज्यादातर क्वेश्चन में संबंधित है पूछता है, लेकिन यहाँ पूछा है संबंधित नहीं है, तो आपको यहाँ से आंसर देख के सही बताने हैं। कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीयकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें सही आंसर है शक्तियों का केंद्रीयकरण। यह संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म, भाषा, अ और ब दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धर्म और भाषा दोनों ही सामाजिक विभाजन का कारण है। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां सही आंसर है स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता के कारण। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? यह हुआ फ्रांस से। ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? तो इन्होंने ज्यूसेपी मेत्सिनी को माना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। अ एवं ब दोनों, तो ये अ और ब दोनों सही है इसमें। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, जैव संसाधन, असंभावी है। तो यह जो है ब, अनव्ययीकरण योग्य संसाधन, यानी यह जो है नॉन रिन्यूएबल है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो यहां पर मुख्य कारण जो है अधिक सिंचाई का है। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? तो यह सबसे कम है केरल की। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम का स्वामित्व, किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो यह होता है उद्यम का स्वामित्व। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना या भूमि का योजनाबद्ध योजना उपयोग। तो यह होता है भूमि का अनुपजाऊ होना, भूक्षरण कहलाता है।
गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? दामोदर घाटी, सोन घाटी, महाघाटी, चंबल घाटी। ये चंबल घाटी में नहीं पाया जाता। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, अधिक मजदूरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां शब्द देख रहे हैं भूमिहीन ग्रामीण, तो भूमिहीन मतलब जमीन ही नहीं है, ग्रामीण मजदूर तो यानी मजदूरी पर आधारित, अर्थात उनकी अधिक मजदूरी होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। तो ये स ऑप्शन जो है यह इस अवरोधकों के लक्षण के अंतर्गत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा, अ एवं ब दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है भूतापीय ऊर्जा। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। उपरोक्त सभी। तो यहां पर सही आंसर है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। खंड ब जो कि 50 अंक, अब इसमें जो है वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2। वर्णनात्मक 1 में आपको लगभग 80 शब्दों में उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों में एक अथवा पाठ दिया गया है, तो जिसका आंसर आपको अच्छे से आ रहा हो उसका आंसर आप लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। अथवा 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। तो चलिए देख लेंगे इसका आंसर क्या होता है। प्रश्नोत्तर संख्या 1, ऐसे आप लिखेंगे, युद्ध द्वारा उत्पन्न स्थितियां। प्रथम युद्धकाल में सेना से संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारी औद्योगिक प्रसार किए गए। सैनिक व युद्ध संबंधी माल की मांग में तीव्र कमी के कारण आर्थिक महामंदी का जन्म हुआ। कृषि में अधिक उत्पादन महामंदी के लिए उत्तरदायी घटकों में से कृषि संबंधी अति उत्पादन भी था। इसका अथवा पाठ है कि वैश्विक वित्तीय संकट और औपनिवेशिक सरकार के संरक्षणवादी उपायों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारत में वस्तुओं की लागत तेजी से बढ़ी। कई देशों में 1929 में महामंदी से कीमतों, आय और वस्तुओं के निर्माण पर काफी प्रभाव पड़ा। भारत ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में इसी तरह के कई हानिकारक प्रभाव देखे। गेहूं की कीमतों में कमी ऐसा ही एक प्रभाव था। 1928 और 1934 के बीच यह घटकर लगभग 50% रह गया। इससे अंततः किसानों की स्थिति और खराब हो गई। बड़ी मात्रा में बिना काटी हुई फसल थी, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। या जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे में रहें। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इसका अथवा पाठ है, जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति, इसकी भूमिका। तो किसी भी जाति राजनीतिक शक्ति भूमि और पुलिस या न्यायिक सहायता तक पहुंच को नियंत्रित कर सकती है। जातियां भी कुछ क्षेत्रों के लिए स्थानीय होने के कारण स्थानीय राजनीति को प्रभावित करती हैं। हर जगह राजनीतिक दल विशिष्ट जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीति में महिलाएं ऊंची जातियों से आती हैं अधिकतर। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है और इसमें ऊर्जा संरक्षण के उपाय, तो ऊर्जा संरक्षण के बहुत से उपाय हैं। आप बिजली की बचत करिए, खाना बनाने में ऊर्जा क्षमता वाले चूल्हों का प्रयोग करिए, खाना बनाने से पहले अनाज को थोड़ा भिगा लीजिए जो पकने वाले हैं, पब्लिक वाहनों का प्रयोग करिए। तो इस तरह से
बिजली का कम प्रयोग करें, वैकल्पिक ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, कम वोल्टेज वाली लाइट का प्रयोग करें, जब आवश्यकता न हो पंखा, रेफ्रिजरेटर, एसी, टीवी ये सब बंद कर दें। इस तरह से हम ऊर्जा संरक्षण के तहत ऊर्जा को बचा सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं, क्योंकि देश में लोगों को तकनीकी आदि का प्रवाह इन्हीं पर निर्भर करता है। माल और वस्तुओं को परिवहन के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना कठिन है। जैसे पंजाब से गेहूं को ट्रकों या मालगाड़ियों की सहायता से ही देश में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? विवेचना कीजिए। तो देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां सस्ता कच्चा माल, सस्ते श्रम की उपलब्धता वाले स्थान पर अपना इकाई लगाना चाहती हैं, क्योंकि इससे वस्तुओं का उत्पादन करने में लागत कम पड़ता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। जैसे चीन, बांग्लादेश और भारत जैसे देश वे सस्ते विनिर्माण स्थानों का लाभ भी प्रदान करते हैं। इसका अथवा पाठ है कि अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षण क्या होने चाहिए? पर्याप्त मांग और आपूर्ति होनी चाहिए, बाजार में प्रतिस्पर्धा हो, मूल्य में पारदर्शिता हो, लचीलापन हो, लेन देन लागत कम होना चाहिए, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, नवाचार होना चाहिए और कानूनी ढांचा मजबूत होना चाहिए। वर्णनात्मक 2 माने सेकेंड टाइप का उत्तर लगभग 150 शब्दों में, यानी इसका उत्तर पहले की तुलना में थोड़ा अधिक लिखना होगा, यानी 150 शब्दों में। 150 शब्द का मतलब हो गया कम से कम 10 से 12 लाइन जो है आपको लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया? तो क्या कारण थे? पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में विभिन्न आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई। इसके परिणाम स्वरूप महंगाई अत्यधिक बढ़ गई और भारत की जनता अत्यधिक परेशान थी। लेकिन इस स्थिति को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अंग्रेजों ने पहले विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह वादा किया था कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में संवैधानिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया और इसके स्थान पर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून भारतीयों पर थोप दिया गया। इससे भी भारत का एक बड़ा वर्ग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रही निहत्थी भीड़ पर अंग्रेजों ने गोली चलाकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके विरुद्ध भी संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध एक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और इन्हीं सभी घटनाओं के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। स्थगित करने के कारण क्या थे? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 20 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना को इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। लेकिन चौरी चौरा घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई और इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। सत्याग्रह सेकेंड पार्ट इसका है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह के विचार का मतलब है कि सत्य को ही अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। सत्याग्रह सत्य की शक्ति में विश्वास है। हम बिना बल प्रयोग के उनका विरोध करेंगे, यह उनके विरोध का सिद्धांत था। सत्याग्रह की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। अहिंसात्मक होना चाहिए। सत्याग्रह विरोधी को कष्ट पहुंचाए बिना स्वयं कष्ट सहने की क्षमता होनी चाहिए। यह विरोधी के पशुबल का सामना अपने आत्मबल व नैतिक शक्ति के आधार पर होना चाहिए। सत्याग्रह की पद्धति में विरोधी से घृणा नहीं की जाती वरन उसकी सामान्य अवज्ञा से की जाती है। सत्याग्रही सदैव बुराई से घृणा करता है, बुरा करने वाले से नहीं। सत्याग्रह सबल एवं वीर का अस्त्र है, कायर एवं निर्बल का नहीं। सत्याग्रह के नैतिक शास्त्र का प्रयोग सभी व्यक्तियों द्वारा और सभी परिस्थितियों के अंतर्गत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। तो लोकतांत्रिक सुधार क्या है? लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों पर काबू पाने के बारे में सभी सुझावों या प्रस्तावों को लोकतंत्र
का सुधार यानी लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहा जाता है। नए कानून बनाकर राजनीति में सुधार, कानून में सावधानी पूर्वक तैयार किए गए बदलाव गलत राजनीतिक प्रथाओं को हतोत्साहित करने और अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदम का उल्लेख तो लोकतांत्रिक सुधार हेतु उठाए जाने वाले कदम, शिक्षा का प्रचार प्रसार, निष्पक्ष निर्वाचन पद्धति, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण और राजनीतिक सुधार, ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये इसका अथवा पार्ट भी है कि वैध शासन क्या होता है। तो वैध शासन उस शासन को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार द्वारा जनता के लिए होती है, अथवा दूसरे शब्दों में जनता की सरकार को वैध सरकार या शासन कहते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट का आंसर है कि लोकतांत्रिक शासन में सभी निर्णय कानून और नियम के अनुसार लिए जाते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों के प्रति सरकार की पारदर्शिता होती है। नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि किसी भी निर्णय में कानून या नियम का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। यदि कहीं भी नागरिकों को ऐसा लगता है कि सरकार ने नियम और कानून द्वारा कार्य नहीं किया तो नागरिकों को विरोध करने का भी अधिकार है। यही कारण है कि अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में लोकतंत्र अधिक वैध शासन है। इस प्रकार लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। 7, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखिए इसका आंसर, वैश्वीकरण का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। इसको प्रभावित करने वाले जो माने इस पर जो प्रभाव पड़ा है इसका क्या है। भारतीय कृषि क्षेत्र पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों में से एक खेतों में कम जनशक्ति की उपलब्धता थी, क्योंकि लोग विभिन्न उद्योगों में नौकरियों की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। यानी गांव से शहर की ओर जाने लगे तो गांव में लोगों की संख्या कम होने लगी, जिससे कि कृषि कार्य को करने के लिए जनशक्ति कम पड़ने लगी। वैश्वीकरण के तहत प्रमुख रूप से 1990 के बाद भारत में किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का एक महत्वपूर्ण उत्पादक होने के कारण इसमें जो है इसका अथवा पार्ट है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज कौन कौन से हैं। तो भारत में बाजरा, ज्वार, सांवा, कुटकी, कोदो, रागी, कंगनी, चीना, कुट्टू, चौलाई ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। मतलब ये मेजर और माइनर अनाज है। भौगोलिक परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं कि ज्वार की जो खेती है ज़्यादातर मिलती जुलती सभी हैं, एक दो सीजन में होने वाले सभी हैं। तो ज्वार की खेती शुष्क जलवायु अर्थात कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके लिए तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। इसके लिए 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा भी उपयुक्त रहती है। ज्वार के लिए हल्की दोमट, बलुई दोमट और भारी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। इसके साथ में जल निकास अच्छा होना चाहिए। इसी तरह से बाजरा है, तो बाजरा की फसल वृद्धि के लिए शुष्क और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी वृद्धि एवं विकास के लिए 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। बाजरा की खेती पूर्णतया वर्षा पर आधारित है, जो वर्षा की अनियमितता, देरी, अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि से प्रभावित होती है। इस प्रकार से बाकी अनाजों के लिए भी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर लिखिए। या मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। तो पहले पार्ट का आंसर देखते हैं। असंगठित क्षेत्रक छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से बनता है। इसमें नियमों का पालन नहीं होता है। यहाँ कम वेतन वाले रोजगार होते हैं। यहाँ अतिरिक्त समय जो है तक काम करने, सवेतन छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी का कोई प्राविधान नहीं होता है। कम करने वाले व्यक्तियों को, माने जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, इनको कभी भी हटाया जा सकता है। इन क्षेत्रों में वेतन कम मिलता है। श्रमिकों को उचित मजदूरी नहीं मिलती है। इनमें रोजगार संरक्षण नहीं होता है और न ही
लाभ है। इसका अथवा पाठ मानव विकास सूचकांक। तो होता क्या है, मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के 4 स्तरों में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयव हैं। यह ब्याज के 4 प्रमुख क्षेत्रों से बना है। स्कूली शिक्षा के वर्षों के अपेक्षित स्कूल, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, साक्षरता और जीवन स्तर, साथ में जीवन की गुणवत्ता। इस मूल अवयव पर यह आधारित। मानचित्र संबंधी प्रश्न 9 क और 9 ख, ये 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे जिसमें ये 5 स्थान आपको लिखने और भारत के मानचित्र में इसको दर्शाना होगा। जैसे देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में डाट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु हाफ मार्क निर्धारित हैं। यानी आप सही नाम बताते हैं तो, यानी सही नाम लिखते हैं तो आधा नंबर, और अगर सही जगह उसका अंकन कर देते हैं तो आधा नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से एक नंबर जो है आधा पार्ट में बटा हुआ है। जैसे वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, और वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ये देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ, तो ये आपको पता है कहां हुआ था। ये हुआ अमृतसर। अमृतसर कहां है, तो अमृतसर जो है पंजाब में। तो आप सही जगह इसका अंकन कर देंगे। इसी तरह से दूसरा जो है दांडी मार्च, ये गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया, तो ये साबरमती आश्रम से हुआ था। साबरमती आश्रम गुजरात में है और इसको दांडी मार्च से आप जानते हैं। तो साबरमती आश्रम यानी गुजरात का अंकन करेंगे। नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया, तो ये बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव से हुआ। तो यानी आपको नादिया जिला बंगाल में अंकन करना होगा। इसी तरह सूती मिल श्रमिकों ने कहां सत्याग्रह किया, अहमदाबाद में किया था। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, तो ये कलकत्ता में हुआ। अब इसे आप मैप पर दर्शाएंगे। तो ये देखिए, ये मैप आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है। आपको इस तरह से इंडिया का मैप मिलेगा और इस मैप में आपको अंकन करना होगा। अंकन करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप एकदम एग्जैक्ट पोजीशन इसमें आप नहीं बता सकते हैं, तो उस राज्य में कम से कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे ये अमृतसर है, अमृतसर पंजाब में है, आप इसको हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में दर्शा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जैसे अमृतसर है, ये पंजाब में हो गया यहाँ पर। ये साबरमती आश्रम अहमदाबाद में हो गया। नादिया जिला पश्चिम बंगाल, ये हो गया अहमदाबाद। ये दोनों एक ही, अगर ऐसे दिखाते हैं तो एक ही जगह पड़ेगा, लेकिन हम इसको ऊपर नीचे थोड़ा सा दिखा देंगे। और ये कलकत्ता यहां पर हो गया। इसी प्रकार से 9 का ख निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ये जो है पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, चिन्ह द्वारा तो नाम लिखेंगे आधा नंबर और सही दर्शाएंगे तो आधा नंबर। इसी तरह नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। महानदी झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, इस चिन्ह द्वारा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, चिन्ह द्वारा आपको दर्शाने हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, तो ये कहां पर है, तो 9 ख का आंसर हो गया सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हो गया नर्मदा नदी पर बना बांध, तो इस पर मुख्य 2 बांध बने हैं। तो एक जो कि मेन है सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में बना है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। तो ये छत्तीसगढ़ में आप
बिहार वाले पोर्शन में आप इसको दिखा देंगे। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा, त्रिभुज के चिन्ह द्वारा, तो ये जो है जयनगर है, तो बहुत से जयनगर को आप यहां दर्शा सकते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, तो ये पत्तन पारादीप ओडिशा दिखा दीजिए या हल्दिया पश्चिम बंगाल दिखा दीजिए, दोनों में से कोई आप एक दर्शा सकते हैं। तो चलिए मैप पर इसको दर्शाते हैं। तो ये देखिए सुंदरबन डेल्टा, ये यहां पर सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात में इस प्रकार से दिखा देंगे। महानदी और ये कोयले की खान वाला जयनगर और ये पारादीप पत्तन। इसी प्रकार जो इसका सेकंड पार्ट होता है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो ये मैप में कार्य नहीं करते हैं बल्कि कॉपी में अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। तो इसके लिए जो क्वेश्चन दिया गया 9क का था, जो 9क का जो है दोनों वही था, सिर्फ लिखना था, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा बदल गया हुआ है। पश्चिम बंगाल के उद्यान का नाम लिखिए, जो कि अभी आपने ऊपर देखा, तो ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए, ये हो गया सरदार सरोवर बांध। उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखिए, ये गंगा नदी हो गई। झारखंड प्रांत की एक कोयला खान का नाम लिखिए, ये जयनगर हो गया। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन का नाम लिखिए, तो ये पत्तन हो गया पारादीप ओडिशा या हल्दिया पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से मैप में आप अच्छा कर सकते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं, और आपके जो दोस्त साथी हैं उन्हें आप शेयर कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।